बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नरगिस बानो एकेडमी। तो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि आपके फ़र्स्ट टर्म आपके सर पर आ गए हैं। और अब हम जो है आज जो लास्ट वीडियो स्टोकियोमेट्री की एक्सप्लेनेशन हम देने लगे हैं और तमाम ही न्यूमेरिकल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएंगे इसके अंदर। चलें जी, क्लास 9 के चैप्टर 6 स्टोकियोमेट्री का जो न्यूमेरिकल 15 और 16 है, आज हम इसको एक्सप्लेन करेंगे आपको। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 15 में है कि बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। अच्छा, बैलेंस करने का तरीका ये होता है कि जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड के नंबर ऑफ़ मोल्स हैं वो क्या होने चाहिए, इक्वल। अगर सोडियम का नंबर ऑफ़ मोल्स यहाँ 1 है तो यहाँ पर भी 1 है। अगर ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड पर ऑक्सीजन की जो तादाद है अगर 1 है, मोल 1 है, तो इधर भी 1 है। पर हाइड्रोजन जो है ना थोड़ा सा अनबैलेंस्ड है। हाइड्रोजन यहाँ पर रिएक्टेंट में 2 है और यहाँ रिएक्टेंट में 2 और 1 3 हाइड्रोजन्स हैं। तो हाइड्रोजन्स क्या हैं, अनबैलेंस्ड हैं। तो हाइड्रोजन को आपने सबसे पहले रिएक्शन के अंदर बैलेंस करना होगा। तो एक छोटी सी ट्रिक समझ लें कि अगर रिएक्शन में हाइड्रोजन एटम आ रहा है तो फर्स्ट यू हैव टू बैलेंस इट। उसके बाद फिर आप ऑक्सीजन को करें और फिर दूसरे एटम्स को करेंगे। तो सबसे पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। जैसे कि आपने देखा प्रोडक्ट में हाइड्रोजन 2 और 1 3 है और रिएक्टेंट में हाइड्रोजन 2 है। तो आप यहाँ सबसे पहले क्या लगा लें, 2 लगा लें। यहाँ पर एज अ कोफिशिएंट आपने 2 लिखना है, तो 2 2 ज़ा क्या हो जाएगा, 4। अगर यहाँ 4 हो जाएगा तो फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि हाइड्रोजन 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने अच्छा, यहाँ अगर 4 हो गया तो ऑक्सीजन की तादाद भी आप चेक करेंगे। ऑक्सीजन की तादाद भी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, ऑक्सीजन की तादाद भी जब 2 होगी तो यानी कि 2 2 ज़ा 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। तो अब ऑक्सीजन भी अनबैलेंस्ड हो गया और हाइड्रोजन भी प्रोडक्ट भी अनबैलेंस्ड हो गया। तो अब आपने आगे लगाया, सोडियम के आगे 2 लगाया। इससे क्या हुआ कि ऑक्सीजन अब 2 हो गया और हाइड्रोजन यूँ मल्टीप्लाई होगा 2। यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 हो रहा है और ये 2 और 2 4 ऐड कर दिए तो 4 हाइड्रोजन यहाँ हो गए प्रोडक्ट साइड पे और 4 हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड पे हो गए, 2 ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड पे हो गए और 2 ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड पे हो गए। लेकिन सोडियम की तादाद भी जब हमने 2 प्रोडक्ट में लगाया तो 2 हो गई। तो यहाँ पर भी हमने रिएक्टेंट पे 2 मोल्स लगाना है। तो बैलेंसिंग आपने इस तरह करनी है, रफ वर्क में आपने यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की तादाद लिखते जाना है नीचे कि सोडियम 1 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन यहाँ 1 है। प्रोडक्ट में भी आप तमाम आइटम्स के जो है मोल्स लिखेंगे तो फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता बैलेंस करेंगे। और प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा परफेक्शन आ जाएगी आपके जो है बैलेंस केमिकल इक्वेशन करने के लिए। इसी तरह ये नेक्स्ट रिएक्शन है, अमोनिया गैस है और साथ में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन फॉर्म हो रहे हैं इसकी डिकम्पोजिशन से। अब आपको पता है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसेस हैं, N2 और H2 लगाए डायटोमिक होते हैं। हाइड्रोजन की तादाद रिएक्टेंट में 3 है और उधर प्रोडक्ट में हाइड्रोजन की जो अमाउंट है वो है 2। तो अब हमने क्या लगाया है, हमने प्रोडक्ट साइड पे हमने फर्स्ट ऑफ ऑल 3 लगा दिया। तो 3 2 ज़ा 6 हाइड्रोजन हो जाएगा, लेकिन यहाँ 3 हाइड्रोजन है तो यहाँ कोफिशिएंट के तौर पे आप 2 लगाएंगे ताकि हाइड्रोजन बैलेंस हो जाए। 3 2 ज़ा 6, न सिर्फ हाइड्रोजन बैलेंस होगा बल्कि नाइट्रोजन भी बैलेंस हो जाएगा। देखें, ये देखें, तो हमने कहा था कि प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड पे हाइड्रोजन की तादाद 3 है और हाइड्रोजन पे 2 है। तो यहाँ आपने 3 लगाए तो 3 2 ज़ा 6 हो गए हाइड्रोजन और यहाँ आपने 2 लगा दिया। तो नाउ दीज 2 इक्वेशंस आर बैलेंस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 ए, प्रेडिक्ट द फार्मूला ऑफ पोटेशियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम नाइट्राइड। आपने फार्मूला लिखना है और फार्मूला आपके एग्जाम में आ सकता है। फार्मूला मेकिंग आपको आनी चाहिए। फर्स्ट आपको पीरियोडिक टेबल के 20 एलिमेंट्स आप याद कर लें और उनका चार्ज नंबर भी आपको याद होना चाहिए। अब पोटेशियम का सिंबल होता है के, फर्स्ट यू हैव टू राइट द सिंबल देन द वैलेंसी ऑफ दीज एटम्स। पोटेशियम का सिंबल है के, ऑक्साइड का सिंबल है ओ। ठीक है, इसी तरह पोटेशियम का सिंबल है के और नाइट्राइड नाइट्रोजन से निकला, इसका सिंबल है एन। ठीक है, फिर आपने पहला काम तो ये किया कि आपने सिंबल्स लिखे एलिमेंट्स के और फिर आपने उसकी वैलेंसी लगाई। वैलेंसी का मतलब है ऑक्सीडेशन स्टेट। पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है क्योंकि पोटेशियम ग्रुप 1A में है और ऑक्सीजन 6 ग्रुप में है और इसकी वैलेंसी -2 है। तो अब आपने क्या करना होता है, क्रॉस करना होता है वैलेंसी, यानी कि 2 जो ऑक्सीजन का है वो नीचे पोटेशियम के आ जाएगा और 1 जो है ऑक्सीजन के नीचे आ जाएगा, जो लिखना ज़रूरी नहीं होता। तो फार्मूला पोटेशियम ऑक्साइड का बन गया K2O। अब यहाँ अगेन पोटेशियम नाइट्राइड बनाना है। पोटेशियम का सिंबल है के और इसका जो वैलेंसी है ऑक्सीडेशन स्टेट पोटेशियम की है वो होती है +1 क्योंकि पोटेशियम ग्रुप 1A में है। तो ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए
ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है, तो ये +1 आ गया। इसी तरह नाइट्राइड, क्योंकि नाइट्रोजन मैंने आपको कहा भी है कि याद कर लें ग्रुप 5 का फर्स्ट एलिमेंट है, और ग्रुप 5 का मतलब हुआ कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा। 3 इलेक्ट्रॉन जब गेन करेगा तो -3 चार्ज हो गया। अब वही वैलेंसी क्रॉस करेंगे, मल्टीप्लाई तो नहीं, क्रॉस करेंगे। ये जो 3 था ये नीचे आ गया और 1 नीचे आ गया। यहाँ प्लस माइनस सिंबल मैथ्स की तरह नहीं लिखते, जस्ट नंबर लिखते हैं। तो 3 जो है पोटेशियम के नीचे आ गया और 1 नाइट्रोजन के नीचे। तो द फार्मूला पोटेशियम नाइट्राइड इज़ K3N। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और केमिकल फार्मूला की प्रीवियस वीडियो भी आप देख सकते हैं, तो वहाँ से भी आपको क्लियर हो जाएगा। चलें जी, क्वेश्चन 16 का पार्ट ए करने के बाद 16 के पार्ट बी में आते हैं, और यहाँ लिखा है कि 0.5 सैंपल ऑफ पोटेशियम वाज एडेड इन 100 cm³ ऑफ वाटर। पोटेशियम सैंपल का इतना मास जो है पानी के अंदर जो है आपने डिज़ोल्व किया है, और पानी जो था 100 cm³ था। शो दैट 1.28 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻² मोल्स ऑफ पोटेशियम वर एडेड टू द वाटर। अब आपने ये शो करना है कि जो 0.5 ग्राम में ना 0.5 ग्राम ऑफ पोटेशियम में इतने नंबर ऑफ मोल्स मौजूद थे, तो आपको प्रूफ करना है। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन जो है प्रूफ करने के लिए आपका आंसर इतना मोल्स आना चाहिए, यानी हमें कन्वर्ट करना है मास से कहाँ जाना होगा, मोल्स में, क्योंकि हमारा जो इसने प्रूफ करने को दिया है वो मोल्स हैं। तो वी हैव टू कन्वर्ट दिस मास ऑफ पोटेशियम इनटू नंबर ऑफ मोल्स। तो मास से मोल्स में जाने के लिए आपको बताया हुआ है कि यूनिटरी मेथड आप अप्लाई करेंगे। हम जानते हैं कि पोटेशियम का जो पीरियोडिक टेबल में मास है वो है 39 ग्राम। ठीक है, 39 मास है पोटेशियम का, मास 39 होता है, पीरियोडिक टेबल में गिवन होता है, एग्जाम में पेपर में भी गिवन होगा। 39 ग्राम ऑफ पोटेशियम बराबर होता है 1 मोल के। तो 1 ग्राम ऑफ पोटेशियम में कितना होगा, यूनिटरी मेथड अप्लाई करें तो 1 ग्राम में कितना होगा, 1 डिवाइडेड बाई 39। ठीक हो गया। तो फिर 0.5 ग्राम में कितने पोटेशियम होगा, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो हमारा आंसर यही आ जाएगा। डेसिमल कैलकुलेटर में जब आप करेंगे तो यू हैव टू शिफ्ट द डेसिमल, 0.0 समथिंग आंसर आएगा, तो डेसिमल को आप शिफ्ट कर लेंगे। तो जस्ट वी हैव टू प्रूव इट कि इतना ग्राम ऑफ पोटेशियम डालेंगे पानी के अंदर 100 cm³ के अंदर, तो इतना शो करना है, प्रूव आपने करना है कि इतने मोल्स आपने पानी में पोटेशियम के ऐड किए थे। तो यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे। मैंने प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखेंगे, उसमें भी बताया हुआ है मास से मोल्स में जाना हो, एटम से मोल्स में जाना हो, तो आपने यूनिटरी मेथड अप्लाई करना होता है। ठीक हो गया। तो मास नंबर 39 ग्राम ऑफ पोटेशियम था, मास पोटेशियम का 39 ग्राम है, मोलर मास 39 ग्राम है। 39 ग्राम इज इक्वल्स टू 1 मोल होता है। तो 1 ग्राम ऑफ पोटेशियम में कितना होगा, 1 को डिवाइड कर दिया 39 से, तो 0.5 में क्या होगा, मल्टीप्लाई कर दिया। बहुत ही सिंपल सा था प्रोसीजर। अगेन बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, बहुत वही बात मैंने पहले भी कही है कि ट्रिक याद रखें। सबसे पहले यू हैव टू बैलेंस हाइड्रोजन। तो रिएक्टेंट साइड पे हाइड्रोजन की तादाद सिर्फ 2 है, और प्रोडक्ट साइड पे हाइड्रोजन की तादाद जो है 2 और 1 3 है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर 2 लगा दिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के सामने 2 लगा दिया। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब 2 लगाया तो हमने, अच्छा 2 और 1 3 है, तो 2 और 1 3 हाइड्रोजन 2 और 1 3 है प्रोडक्ट में, तो सबसे पहले बल्कि आप यहाँ पे 2 लगाएंगे वाटर के साथ, क्योंकि रिएक्टेंट साइड पे जो है जो हाइड्रोजन है वो सिर्फ 2 है मोल्स, और प्रोडक्ट साइड पे 2 और 1 3 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 2 लगेगा। सबसे पहले यहाँ 2 लगेगा, क्योंकि हाइड्रोजन को बैलेंस करना है रिएक्टेंट साइड पे। 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। अब जब ये 4 हो जाएगा, लेकिन तो रिएक्टेंट साइड पे हाइड्रोजन की तादाद सिर्फ 3 थी, न सिर्फ यहाँ 2 2 ज़ा 4 हाइड्रोजन हुआ, बल्कि ऑक्सीजन भी 2 हो गया। तो हमें यहाँ हाइड्रोजन के आगे 2 नहीं लगाना, क्योंकि ऑक्सीजन भी 2 हो गया था, तो यहाँ पे 2 लगेगा, 2KOH। सही है। तो जब यहाँ पे लगेगा तो ऑक्सीजन भी हमारा 2 हो गया। तो ये आप देख सकते हैं, आपने क्या किया था, आपने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड को बैलेंस करना है। हाइड्रोजन की तादाद 3 थी, यहाँ 2 थी। ठीक हो गया। तो हमने रिएक्टेंट साइड पे 2 लगाया, 2 लगाने पे हाइड्रोजन 2 2 ज़ा 4 हो गया। फिर हमने ये, और ऑक्सीजन भी कितना हो गया, 2, तो हमने यहाँ दोबारा 2 लगाया। प्रोडक्ट साइड पे 2 लगाने से क्या हुआ, हाइड्रोजन 2 और 2 4 तो हो गया, और ऑक्सीजन भी 2 हो गया, लेकिन पोटेशियम कितना हो गया, 2। पोटेशियम के नंबर ऑफ मोल्स भी 2 हो गए। तो इस रिएक्टेंट साइड पे जाएंगे और यहाँ पे भी 2 लगाएंगे। तो आपको मेरी एडवाइस ये है कि प्रैक्टिस करें,
बैलेंस केमिकल इक्वेशन की, तो आपको समझ आ जाएगा। ट्रांसफॉर्म इनटू आयनिक इक्वेशन, आयनिक इक्वेशन में मैं आपको बता चुकी हूँ, जहाँ जहाँ इसका सुपर ट्रिक बता रही हूँ, जहाँ जहाँ एक्वस लिखा है इसका मतलब है कि व्हेन दीज सब्सटेंसेस आर पुट इन अ वाटर दे डिसोसिएट इनटू आइंस, जब ये पानी में डिज़ोल्व किए जाएंगे तो आइंस में ब्रेक हो जाएंगे। और सिर्फ कौन, एक्वस, एक्वस जो है ये लिखा हुआ का एक्वस का मतलब ही यही है कि ये पानी में जाते ही आइंस में ब्रेक हो जाएगा। लेकिन जहाँ जहाँ सॉलिड लिखा होगा, जहाँ जहाँ लिक्विड लिखा होगा, जहाँ जहाँ गैस लिखा होगा, ये एज इट इज़ कॉपी करेंगे बिकॉज दे डू नॉट आयोनाइज इन वाटर, ये पानी में जाके आयोनाइज नहीं होते। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस आयोनाइज नहीं होते, आइंस पॉजिटिव और नेगेटिव में कन्वर्ट नहीं होते। सिर्फ एक्वस जो है वो पानी में जाते ही आइंस बनाते हैं। तो बाकी सब चीज़ें एज इट इज़ रहीं। और जो जहाँ एक्वस लिखा था वहाँ आपने पोटेशियम क्योंकि ग्रुप 1 में है +1 वैलेंसी रखता है। हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी आपको याद रखनी होगी, OH की वैलेंसी -1 होती है। और फिर नेक्स्ट स्टेप होता है कि जब आपने आइंस में लिख दिया एक्वस वाले को, तो आपने देखना होता है कि स्पेक्टेटर आइंस वो आइंस होते हैं जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में सेम हो। तो आप देख सकते हैं रिएक्टेंट में तो कोई आयन ही नहीं है, तो प्रोडक्ट में जो आयन है मौजूद हैं, लेकिन रिएक्टेंट में आयन मौजूद नहीं है। तो स्पेक्टेटर आइंस वो आइंस होते हैं जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में दोनों तरफ सेम होते हैं और जिनको हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। तो रिएक्टेंट साइड पे कोई आयन ही नहीं है जिसको हम कैंसिल कर सकें। तो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द सैंपल ऑफ K, सिंस वी नो दैट कि हमें मोल्स पता है, जिसको अभी हमने ऊपर प्रूफ किया था 1.28 10⁻²। मोल्स हमें पता है, मोल्स से हमें कहाँ जाना है, नंबर ऑफ़ एटम्स में। तो कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ़ एटम्स। जब मोल से नंबर ऑफ़ एटम्स में जाएंगे तो आपने जस्ट मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। ये मैंने पिछली वीडियो में बहुत डिटेल में बताया हुआ है, जाके आप देख सकते हैं। मोल से नंबर ऑफ़ एटम्स में जाना, वी नो दैट एक मोल किसी भी सब्सटेंस का बराबर होता है 6.022 10⁻23 एटम्स। तो अगर हम पोटेशियम की बात कर रहे हैं तो हम लिखेंगे 1 मोल ऑफ पोटेशियम में इतने एटम्स ऑफ पोटेशियम होते हैं। अगर 1 मोल में इतने होते हैं तो 1.28 10⁻² में कितने होंगे, जो कि क्वेश्चन में प्रूफ करना था, जो गिवन भी था। तो इतने मोल्स में कितना होगा, जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, इतने एटम्स। तो बहुत ही आसान सा जी था। सोल्यूशन प्रैक्टिस करें इसकी लाजमी। पार्ट F जो लास्ट पार्ट है, प्रेडिक्ट पीरियड नंबर ऑफ पोटेशियम इन द पीरियोडिक टेबल, यू हैव टू प्रेडिक्ट द पीरियड। ये तो बहुत ही 2 चैप्टरों में हमने पढ़ा है कि पीरियड कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं प्रीवियसली, पीरियोडिक टेबल में भी और केमिकल बॉन्डिंग में भी हम यही बात करते रहे कि पीरियड नंबर कैसे मालूम करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पोटेशियम का एटॉमिक नंबर विच इज़ 19, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और जो वैलेंस शेल होगा वो पीरियड बताता है। चलें जी, ये आ गई। पोटेशियम का नंबर है 19, फर्स्ट शेल में 2, ठीक है। फर्स्ट शेल में यानी कि सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ये 4 हो गया, 4 और 6 10 हो गया, 10 और 2 12, 12 और 6 ये आपका हो गया, ये तकरीबन 18 हो गया, ठीक है। और ये 119 हो गया। तो ये सब शेल क्या है, वैलेंस शेल क्या है, वैलेंस शेल है हमारा 4s और ये जो 4 है ये पीरियड शो कर रहा है। ये 4 क्या चीज़ है, आपका पीरियड। तो पोटेशियम बिलोंग्स टू ग्रुप 4th, ठीक हो गया। ये बहुत ही आसान सा था, ये मैंने आपको बता दिया। कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी इंशाल्लाह। आप लाजमी इसकी प्रैक्टिस करें और आपको लगता है कि कहीं पे कन्फ्यूजन है तो वो ज़रूर आप पूछें। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है प्रीवियस वीडियो में पीरियोडिक टेबल के बहुत डिटेल में समझाई हुई है, ठीक है। तो वो चार्ट आप याद कर लें जिससे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर वाला चार्ट है। तो उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।